हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वाइटैलिगो के बारे में। ठीक है, वाइटैलिगो के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेकिन मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि ये वाइटैलिगो जो है ये एक स्किन का डिसऑर्डर है, स्किन की कंडीशन है, स्किन से जुड़ी हुई बीमारी है। ठीक है, जो आप लोगों को तो अक्सर देखते हैं, ऐसे इस बीमारी से पीड़ित लोगों को अक्सर देखा जाता है, लेकिन कभी हम समझ में नहीं पाते कि आखिर इन्हें क्या प्रॉब्लम है, इन्हें क्या बीमारी है, और इसे बहुत सारी लोग कन्फ्यूजन से भी नहीं समझ पाते हैं अपने। ठीक है, तो आज हम ऐसी एक बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बीमारी के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इस बीमारी में हम बीमारी के टाइप्स को समझेंगे, इसमें होता क्या है ये समझेंगे, फिर उसके ट्रीटमेंट के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, वाइटैलिगो यानी कि आपने देखा होगा कुछ लोगों के स्किन पे वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं। ठीक है, उस वाइट स्पॉट्स जो हो जाते हैं उसी कंडीशन को वाइटैलिगो कहते हैं। कुछ लोग पूरे ही वाइट होते हैं, एकदम उनका पूरा बॉडी अलग से ही वाइट दिखता है। तो आंखें छोटी छोटी होती हैं, धूप में निकलते हैं तो देख नहीं पाते हैं सही से, देख तो लेते हैं बट एक्चुअली धूप में निकलते उनकी आंखें श्रिंक हो जाती हैं। ये सारी कंडीशन आपने देखी होगी, बहुत से लोगों को देखी होगी। किसी के स्किन में कहीं थोड़ा सा वाइट होता है, किसी के स्किन में ज़्यादा सा वाइट, किसी की पूरी स्किन ही वाइट होती है। तो इसी बीमारी को, इसी कंडीशन को हम लोग वाइटैलिगो कहते हैं। तो देखिए, इस कंडीशन में ये जो छोटे छोटे वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं शरीर पे, इसको हम कहते हैं मैक्यूल्स। क्या कहते हैं? मैक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, देखिए ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, हाँ, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी ज़रूर है कि अगर किसी भी व्यक्ति के स्किन पर, उससे सामने फेस पर कुछ हो जाए तो उसका सेल्फ स्टीम यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। ठीक, तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको सपोर्ट करना है सामने वाले को। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो मेलेनोसाइट्स होते हैं, मेलेनोसाइट्स क्या होते हैं? जो स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, किसी में मेलेनोसाइट्स पिगमेंट ज़्यादा होते हैं तो वो डार्कर इन कलर होते हैं, किसी में बहुत कम होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फेयर होते हैं, किसी में अगर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो उनकी बॉडी का कलर आपने देखा पूरा वाइट हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि ये जो मेलेनोसाइट्स है ये बॉडी के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल सेल्स हैं। तो ये ऐसी सेल्स जब बॉडी के खुद ही इम्यून सिस्टम, अपना ही इम्यून सिस्टम अपना दुश्मन हो जाता है, उसको ख़त्म कर देता उन सेल्स को, तो ये वाली कंडीशन हो जाती है। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले ये कंडीशंस आपको कहाँ देखने को मिल सकती है? ये पेशेंट के हाथ में, फोर आर्म्स में, पैरों में, चेहरे पे छोटे छोटे स्पॉट्स के रूप में दिखाई देती है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि सिर्फ वहीं तक सीमित रहती है, म्यूकस मेम्ब्रेन पे भी हो सकती है। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होती है? जो नाक के अंदर, इस नाक के अंदर छोटे जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, सॉफ्ट लेयर होती है स्किन की, उसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। कान के अंदर भी हो सकता है, कहीं पे भी ये वाइटैलिगो वाली कंडीशन आ सकती है। ठीक है, फिर अब इसके टाइप्स के बारे में देखते हैं। ये तो देखिए, टाइप्स इसके काफ़ी हैं। पहले जर्नलाइज्ड। ठीक है, मैक्यूल्स एट वेरियस प्लेसेस ऑफ बॉडी। जनरलाइज्ड क्या होता है कि ये जो मैक्यूल्स होते हैं, वाइट स्पॉट्स होते हैं, ये बॉडी के किसी भी भाग में कहीं पे भी होते हैं, उनको हम कहते हैं जनरलाइज्ड वाइटैलिगो। सेगमेंटल वाइटैलिगो, सेगमेंटल वाइटैलिगो मतलब या तो राइट साइड के पोर्शन पे होगा या तो लेफ्ट साइड के पोर्शन पे, उसको हम कहेंगे सेगमेंटल वाइटैलिगो। फिर म्यूकोसल। ठीक है, तो म्यूकोसल जैसे कि मैंने बताया कि म्यूकस मेम्ब्रेन, माउथ के अंदर का जो सॉफ्ट टिश्यू है वहाँ पर सॉफ्ट स्किन है, वहाँ पर, या फिर जेनाइटल्स के सॉफ्ट स्किन के पास, वहाँ पर ये वाली कंडीशन भी हो सकती है। फिर फोकल। देखिए, फोकल जो वाइटैलिगो होता है, वैसे तो वाइटैलिगो समय के साथ साथ 2-3 सालों के बाद बढ़ता है, लेकिन फोकल वाइटैलिगो जो होता है ये क्या होता है? ये एक जगह स्थिर रहता है, बढ़ता नहीं है। ठीक है, फिर ट्राइकोम्स। ठीक है, वाइट और कलरलेस सेंटर। ट्राइकोम्स में क्या होता है कि जो आपकी स्किन का कलर है, अगर वाइटैलिगो अफेक्टेड कोई पार्ट है तो वो अलग सा दिखेगा, कलरलेस हो जाएगा या तो वाइट कलर का हो जाएगा। आपके कलर्ड स्किन से आप उसको डिफ्रेंशिएट कर पाओगे
कि कुछ अलग सा ये वाला स्किन का पोर्शन है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द यूनिवर्सल। यूनिवर्सल जो मैंने आपको पहले ही बताया, जो लोग पूरे ऊपर से नीचे तक वाइट होते हैं, 80% उनमें जो है मेलानोसाइट्स का ख़त्म हो चुके होते हैं। 80% मेलानोसाइट्स जब ख़त्म हो चुके होते हैं तो पूरी बॉडी ही वाइट वाइट हो जाती है, ठीक है। अब इसके कॉजेज़ आइए देखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे भाई इतना कुछ हो गया, कॉज क्या, कारण क्या है? तो साइंटिफिकली इसका कोई कारण अभी तक सामने नहीं आया है। तो देखिए ये क्या है, ऑटो इम्यून। जैसे कि मैंने बताया, आपके बॉडी का खुद ही आपकी बॉडी क्या करेगी, ऐसे एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगी जो मेलानोसाइट्स सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगी, ठीक है। और क्या होगा, जेनेटिक कंडीशन। हो सकता है फैमिली में किसी को विटालिगो है, किसी को भी है, तो हो सकता है जेनेटिकली ये पास होता हो। नेक्स्ट इज द न्यूरोजेनिक। न्यूरोजेनिक मतलब क्या होता है, आपकी जो नर्व्स एंडिंग है बॉडी के अंदर, नर्व्स एंडिंग जो है वो कोई ऐसा टॉक्सिक केमिकल प्रोड्यूस कर रही हैं जो मेलानोसाइट्स सेल को ख़त्म कर देंगी, ठीक। नेक्स्ट इज द सेल्फ डिस्ट्रक्शन। मेलानोसाइट्स खुद को खुद ही से ख़त्म कर रही हैं, इसको हम कहते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन, ठीक है। अब इससे एसोसिएटेड रिस्क के बारे में बात करेंगे। देखिए अगर मेलानोसाइट्स नहीं है, 80% बॉडी में ख़त्म ही हो गया, थोड़ा सा भी ख़त्म हो गया, तो वो एरिया क्या होता है, जब सन में निकलेंगे ना तो वो सन से ज़्यादा कांटेक्ट में आएगा, अल्ट्रावायलेट रेज से। जब वो ज़्यादा कांटेक्ट में आएगा तो हो सकता है कि सन बर्न भी सीवियर वाला होने के चांसेस हैं। तो पहली ये है, सेंसिटिविटी हो जाती है। नेक्स्ट इज़ द, जो आपकी आँखों में रेटिना होता है, जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं, उसमें एबनॉर्मेलिटी आ सकती है। ऐसा नहीं कि अंधा हो जाएगा व्यक्ति अंधा नहीं हो जाएगा, बल्कि रेटिना में एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। नेक्स्ट इज़ द ऑटो इम्यून डिसीजेज। और कौन कौन सी ऑटो इम्यून डिसीजेस के बारे में पता है आपको? डायबिटीज़ भी एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है। तो अगर विटालिगो है तो ये ऑटो इम्यून डिसीजेस होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज़ द, जो मैंने पहले ही बताया, डिप्रेशन एंड लो सेल्फ स्टीम। पेशेंट को ये लगता है कि मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ या रही हूँ, तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, डिप्रेशन में वो चले जाते हैं। यानी कि सपोर्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जैसे कि मैंने बताया कि कोई अभी तक कॉज कायदे से पता नहीं है। जब कॉज पता नहीं है तो इलाज भी कुछ कायदे से पता नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं ट्रीटमेंट विटालिगो के, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने पहले बताया कि विटालिगो का एज सच कोई क्योर नहीं है, क्योंकि इसकी कोई वजह कारण साफ साफ नहीं पता है। तो जब क्योर नहीं पता है तो जो ट्रीटमेंट थेरेपी है वो इस बात पे निर्भर करती है, या तो रीपिगमेंटेशन कर लें या तो डीपिगमेंटेशन कर लें। तो देखिए रीपिगमेंटेशन क्या होता है कि रीस्टोर कलर, ठीक है, कलर को रीस्टोर करें, लाने की मतलब उसको कलर को मिक्सअप करने की कोशिश करें, तो रीस्टोर कर लें। या फिर एलिमिनेट द रिमेनिंग कलर, जो बचा हुआ है वो भी हटा दें, इसको हम कहते हैं डीपिगमेंटेशन, ठीक है, इसको हम कहते हैं डीपिगमेंटेशन। तो देखिए इसके लिए हमारे पास है पहली कैमोफ्लेज थेरेपी, ठीक है। तो कैमोफ्लेज थेरेपी में क्या करना है, देखिए इसके कई तरीके हैं। कैमोफ्लेज थेरेपी में क्या करते हैं कि सन प्रोटेक्शन फैक्टर 30 SPF 30, जो भी सन स्क्रीन लोशन यूज़ कर रहे हैं वो SPF 30 का हो या फिर उससे ज़्यादा हो, और साथ ही साथ वो अल्ट्रावायलेट रेज A और अल्ट्रावायलेट रेज B जब आप धूप में निकलें, जब पेशेंट धूप में निकल रहा हो, उससे भी प्रोटेक्शन दे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो बची हुई स्किन है, जहाँ पे कोई कलर अभी तक चेंज नहीं हुआ है, वो और डार्क नहीं होने पाएगी। धूप में आदमी निकलेगा तो और काला होगा, तो जब और कलर डार्क होगा तो साफ साफ कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होगा, डिफ्रेंशिएशन क्रिएट होगा पिगमेंटेड एरिया में और नॉन पिगमेंटेड एरिया में। तो इसलिए जो स्किन का कलर है वो बचा रहे, इसके लिए SPF 30 या उससे भी ज़्यादा, और साथ ही साथ UVA और UVB शील्ड वाली सनस्क्रीन लोशन अप्लाई करना चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा है डर्माब्लेंड। ये एक ब्रांड है, जो कॉस्मेटिक्स ब्रांड है, जो यूज़ किया जाता है मेकअप्स में, ठीक है। इसके मेकअप से क्या होगा कि जो कलर है, जो बॉडी स्किन का कलर है, वो जो हमारा पिगमेंटेड एरिया है उससे मैचअप कर दें, कोशिश करें, ठीक है। तो मैचअप कर दें, तो एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि जो डीपिगमेंटेड एरिया है, जहाँ पे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, वहाँ पे टॉपिकली मोनोबेंजोन का अप्लाई करें, ठीक है। इससे क्या होगा, कलर चेंज होने लगेगा, कलर थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा जो पिगमेंटेड एरिया के संग है, ठीक है, धीरे धीरे।
फिर हमारे पास है रीपिगमेंटेशन, हम दोबारा से पिगमेंटेशन करने की कोशिश करें, कि हम सोचें कि चलते हैं देखते हैं कि कुछ कलर में अंतर वंतर आ जाए, रीपिगमेंट हो जाए स्किन रीपिगमेंट हो जाए, ठीक है। मतलब कि अगर वाइटालिगो वाला एरिया वाइट हुआ है और पर्सन की स्किन जो है वो कैसी है, थोड़ी सी सांवला है, तो हम उसको रीपिगमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ ऐसी क्रीम दें कि वो पर्सन का रंग जो है फेयर हो जाए और वाइटालिगो वाले एरिया से मैचअप कर जाए, इसको हम कहते हैं रीपिगमेंटेशन, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, ओरली कॉर्टिकोस्टेरॉइड की टैबलेट्स हैं या फिर टॉपिकली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है। लेकिन इसका जो फ़र्क है मैं आपको बता दूं बहुत ही क्लियर कि इसका फ़र्क 3 से 4 महीने के बाद आएगा। और इसको अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि जिस एरिया पे अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की स्किन एकदम पतली होती चली जाएगी, एकदम पॉलीथीन जैसी, ऐसा लगेगा आप खींच लेंगे निकल आएगी, ठीक है। मार्केट में ऐसी बहुत सारी क्रीम्स अवेलेबल हैं, ठीक। तो एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल स्किन लाइट क्रीम भी है मार्केट में, जो कि इसी पर्पज़ से है, फेयरनेस बढ़ाने के लिए लोग यूज़ करते हैं, लेकिन वो भी स्किन को पतला कर देती है, ठीक। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि वो ख़राब है, हाँ, लेकिन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लेना है, और जब भी लें तो डॉक्टर से कंटिन्यूअसली टच में, ठीक। नेक्स्ट इज द टॉपिकली विटामिन डी टॉपिकल विटामिन डी का क्रीम लगाएं। और क्या है, इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स, वो भी टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ओरल नहीं, टॉपिकल ऊपर से ही, ताकि जिस एरिया में इन्फेक्शन हुआ है, इसका मतलब कि इस एरिया के जो इम्यून सेल्स हैं वो डैमेज हुए हैं या कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो इस एरिया पे टॉपिकली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये डी पिगमेंटेशन और रीपिगमेंटेशन है। फिर अब हमारे पास क्या है, एक्साइमर लेज़र थेरेपी है, ठीक है। एक्साइमर लेज़र थेरेपी की वेवलेंथ ऐसी होती है जो अल्ट्रावायलेट बी रेस के बराबर की होती है, ठीक है। तो इसको जो है स्मॉल एरिया में ही अप्लाई कर सकते हैं, पूरे शरीर पे नहीं अप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज द सोरेलिन और अल्ट्रावायलेट ए, यानी कि PUVA, प्यूवा थेरेपी इसको कहते हैं, ठीक है। ये लार्ज एरियाज़ के लिए यूज़ की जाती है। ये इसकी अल्ट्रावायलेट ए वेवलेंथ तक की पहुंच होती है और इसकी अल्ट्रावायलेट बी। तो ये सोरेलिन UVA यानी कि प्यूवा थेरेपी, इसमें क्या कर, ये बड़े एरियाज़ के लिए यूज़ होती है। अगर कंडीशन है लाइक हेड, नेक, ट्रंक और अपर आर्म या लेग में इन्फेक्शन है, लेग में ये डिसीज़ पहुंची है, तब उस एरिया में लार्जर एरिया के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरी हमारे पास ऑप्शन इज़ द सर्जरी। सर्जरी में हम क्या कर सकते हैं, ऑटोलॉगस कर सकते हैं। ऑटोलॉगस करने का मतलब, ऑटोलॉगस होता है और एक होता है माइक्रो पिगमेंटेशन। तो देखिए ऑटोलॉगस में क्या होता है कि शरीर के किसी दूसरे भाग से स्किन काट करके, स्किन निकाल करके जहाँ विटालिगो वाला पोर्शन है वहाँ पर लगा देना, ठीक है। इसको कहते हैं ऑटोलॉगस, ठीक है, जिसको आप ग्राफ्टिंग भी कह सकते हैं एक तरह से, दूसरे जगह से स्किन लेके जहाँ विटालिगो वाला पोर्शन है वहाँ फिक्स करना, ठीक। और माइक्रो पिगमेंटेशन क्या है कि जैसे कोई छोटा कहीं पे थोड़ा सा पोर्शन वाइट हो गया है तो वहाँ पे क्या करें, टैटू बना दें या कुछ अलग सा कर दें कि वो शोवर भी दिखे और अच्छा भी दिखे, तो उससे क्या होगा, सेल्फ स्टीम बूस्टअप होगा। तो ये एक ऑप्शन है सर्जरी के लिए, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन है देखिए। लेकिन ऑटोलॉगस का बहुत सारा डिसएडवांटेज है। देखिए इससे क्या हो सकता है कि स्किन में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं और हो सकता है कि आपकी जो अभी न्यूली वाली स्किन है वो उस स्किन को रिजेक्ट कर दे, इन्फेक्शन होने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो सर्जरी के अपने ही अलग ही डिसएडवांटेजेस हैं। फिर देखिए अभी आप पूछेंगे कि इसको प्रिवेंट कैसे करें, तो देखिए यहाँ मैं तो ये बताना चाहूँगी आपको, जब डिसीज़ की कारण ही नहीं साफ साफ पता है तो आप प्रिवेंशन किस बात का करोगे। तो इसके लिए एक ही ऑप्शन है कि सेव सन एक्सपोजर। जब भी आप धूप में निकलें फेस को अपने कवर करके निकलें, और जैसे कि मैंने बताया सनस्क्रीन लोशन धूप में निकलें तो लगा के निकलें, कम से कम धूप में निकलें जितना कम हो सके, बस यही एक प्रिवेंशन है। बाकी इसका कोई प्रिवेंटिव मेजर नहीं है, क्योंकि इसके कारण आपने देखे हेरिडिटी भी हो सकता है, न्यूरोजेनिक भी हो सकता है, तो इसका कोई प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं है, ठीक है। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यूट्यूब पे हमारा एक और चैनल है और मैं नोटिस कर रही हूँ कि आप उस चैनल को विज़िट नहीं किए हैं अभी तक, तो अगर आपने अभी तक नहीं विज़िट किया उसे विज़िट कीजिए प्लीज़। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रही हूँ उस चैनल का भी, विज़िट कीजिए, वहाँ पे वीडियोस देखिए। अगर वो चैनल
चैनल भी पसंद आए तो प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, उसे भी अपना प्यार दीजिए। और हमारे इस चैनल को अगर ये जो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ एज इट इज़ पहुंच रहा है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू वेरी मच।